सभी को नमस्कार। बाबू सोवराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं CL मीना, एसोसिएट प्रोफेसर। आज हम MBA फाइनल के अनिवार्य विषय अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं। यानी कि उस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत के पिछले पार्ट में हमने रिकार्डो के सिद्धांत का तुलनात्मक अध्ययन किया था। रिकार्डो सिद्धांत की व्याख्या की थी, उसकी मान्यताओं का अध्ययन किया था। आज हम इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए हम एग्जाम्पल के द्वारा और तालिका के द्वारा और साथ में इस रेखाचित्र के द्वारा हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि इस तुलनात्मक लागत सिद्धांत से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दोनों देशों को कितना कितना लाभ होता है। ठीक है, मैंने बताया कि हमारा जो सिद्धांत है मुख्य रूप से इस बात पर डिपेंड है, जहां एडम स्मिथ ने कहा था कि दो देश और दो वस्तुओं के मॉडल पर आधारित क्लासिकल मॉडल जो है एडम स्मिथ का, उसके अंतर्गत कोई देश किसी एक वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष रूप से लाभ की स्थिति में है और दूसरा देश किसी दूसरी वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष रूप से लाभ की स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में ही दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर पाएंगे और उनका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। यदि कोई देश दोनों वस्तुओं के उत्पादन में लाभ की स्थिति में है और कोई देश दोनों वस्तुओं के उत्पादन में हानि की स्थिति में है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं कर पाएंगे। ये एडम स्मिथ ने कहा था। रिकार्डो ने उस सिद्धांत की आलोचना करते हुए ये बताया कि यदि कोई देश दोनों वस्तुओं के उत्पादन में लाभ की स्थिति में है तो उसे केवल उस वस्तु के उत्पादन में विशेषता प्राप्त करनी चाहिए जिसमें वह दोनों वस्तुओं की तुलना में तुलनात्मक रूप से ज्यादा लाभ की स्थिति में है। और यदि इसके विपरीत यदि कोई देश दोनों वस्तुओं के उत्पादन में हानि की स्थिति में है तो उसे उस वस्तु का उत्पादन करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना चाहिए जिसमें वह दोनों वस्तुओं में तुलनात्मक रूप से कम हानि की स्थिति में है। मतलब यही इस सिद्धांत का मूल निष्कर्ष है। तो इसी को हम एग्जाम्पल लेकर अब हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देशों को कितना कितना लाभ होगा। हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी लेंगे, साथ में डायग्राम भी बनाकर देखेंगे। जो हमने एग्जाम्पल लिया था ऊपर पहले जो हमने पार्ट में एग्जाम्पल लिया था कि देश ए और देश बी का 120, 90 और 100 का, इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हुए हम इसको उत्पादन के संदर्भ में देखते हैं। ठीक है, यानी कि हमने देखा कि देश जो ए है वस्तु एक्स की लागत कम आ रही है। ठीक है, वस्तु वाई की तुलना में, ठीक है, इसकी लागत 80 आ रही है, इसकी लागत 90 आ रही है, लागत ज्यादा आ रही है। ठीक है, लागत ज्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या है? यदि हम उसको उत्पादन में कन्वर्ट करेंगे, लागत जैसे उत्पादन में दोनों को हम सिमिलरिटी देखेंगे तो 1x बराबर 0.89y 89y 80/90। अर्थात हम ये कैसे निकाला था कि ये ऐसे निकाले क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी लागत कम आ रही है, इसकी लागत ज्यादा आ रही है। यानी कि हम समान लागत पर ध्यान रखिए, जहां लागत अलग अलग है, अलग अलग उत्पादन हो रहा है। यदि हम समान लागत पर दोनों को उत्पादन करते हैं तो ध्यान रखिए ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि वह वस्तु महंगी हो रही है देश ए में एक्स की तुलना में। ध्यान रखिए, तो इसलिए अनुपात क्या होगा? उत्पादन की हम बात करेंगे तो 1x, यानी कि यदि उतनी लागत लगाने पर हम x का उत्पादन करेंगे तो 1 के बराबर होगा, उतनी ही लागत से y का उत्पादन 0.89 के बराबर होगा, यानी 1 से कम होगा। 1.89 क्यों हो रहा है? क्योंकि जो y वस्तु है वो x की तुलना में ज्यादा महंगी उत्पादित हो रही है। ये हम देख चुके हैं। क्यों? क्योंकि तुलनात्मक रूप से y की तुलना में x के उत्पादन में देश ए लाभ की स्थिति में है। तो ये 1x बराबर 0.89y। ठीक है, अब इसको हम यदि 1y मानते हैं तो 1y इज इक्वल टू 1.13x 90/80। ये हमने कैसे निकाला? ये ऐसे निकाला कि हम जानते हैं कि x जो है x के उत्पादन में ज्यादा लाभ की स्थिति में है, यानी कि ज्यादा विशिष्टता रखता है देश की। तो ऐसी स्थिति में हम समान लागत पर यदि x का उत्पादन करेंगे तो ज्यादा उत्पादन करके होगा क्योंकि विशिष्टता रखता है। ठीक, अर्थात कम लागत आएगी y के उत्पादन की तुलना में। तो वही हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि 1x इज इक्वल टू 0.89y या 1y इज इक्वल टू 1.13x। इसी प्रकार से हम देश बी का निकाल लेंगे, देश बी का निकाल लेंगे। ठीक है, 1x बराबर 1.12y, यानी कि समान लागत पर जब हम एक x उत्पादित कर रहे हैं देश बी के आधार पर तो x की उत्पादन 1 होगा और उतनी ही लागत पर y का उत्पादन करता है देश बी तो उत्पादन होगा 1.12 के बराबर होगा। यानी कि क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि जो देश बी है, ध्यान रखिए, देश बी 120 लागत आ रही है इसकी x के और हमने डाली है y के उत्पादन में। तो इसलिए देश बी वस्तु y के उत्पादन में x वस्तु की तुलना में ज्यादा लाभ की स्थिति में है, अर्थात कम हानि की स्थिति में है।
देखिए देश ए की तुलना में दोनों में वो हानि की स्थिति में है, लेकिन एक्स की तुलना में वाई में कम हानि की स्थिति में है, अर्थात तो वो वाई का उत्पादन जो है इसकी कम हानि की स्थिति में है। तो इसको हम देख रहे हैं, इसलिए 1x इज इक्वल टू 1.12y या 1y बराबर 0.83x। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके बाद हम इसी चीज को ध्यान रखिए, ये हमारा इसकी घरेलू विनिमय अनुपात की रेखा है, ये इस देश की घरेलू अनुपात की रेखा है। हम दोनों से डायग्राम हम इनको भी जोड़ सकते हैं, ध्यान रखिए, हम इनको भी ले सकते हैं, लेकिन हम दोनों के द्वारा ही स्पष्ट कर लेंगे, जिसमें दोनों ही बनाकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं बता देता हूं, ये क्या है ध्यान रखिए, ये 1x इज इक्वल टू 0.89y, ये हमने डायग्राम बनाया। ठीक है, ये OX अक्ष है, ये OY अक्ष है, यहां हमने y वस्तु ली है, OX अक्ष पर जो y वस्तु ली है, ये हमने x वस्तु ली है। ये हमने 1x इज इक्वल टू 0.89y देश ए का, ध्यान रखिए 1x ये लिखा मैंने, 1x मान लिया, 0.89y इसको मान लिया। देश ए की जो ये घरेलू विनिमय अनुपात की जो रेखा है वो हमने ली है, ये OM बटे OY, O Q, वेरी गुड, ये O Q देश ए के लिए हमने, यानी कि देश एक ही है, ये O यानी 1x इज इक्वल टू 0.89y। अब देश बी के लिए लेते इस तरह से 1y इज इक्वल टू 0.83x, 0.83x यानी कि ON बटे OE। ये देश ए की है और ये देश बी की है। ठीक है, देश ए की घरेलू विनिमय अनुपात की शर्त की रेखा है और ये देश बी की है। तो ध्यान रखिए, इस रेखा चित्र को हम देख के, इस डायग्राम को हम देख के ये हम आसानी से बता सकते हैं, इस डायग्राम को देख के हम आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ एक्स वस्तु का क्या लिया है, आउटपुट लिया है, उत्पादन लिया है, और यहाँ वाई वस्तु का उत्पादन लिया है, और यहाँ हमने क्या लिया है, हमने लिया है एक्स वस्तु का उत्पादन लिया है, एक्स वस्तु का आउटपुट लिया है। ठीक है, और दोनों का जो ये है उत्पादन संभावना वक्र हम इसके बोले, या इसको विनिमय अनुपात के साथ बोले, या इनके उत्पादन की संभावना को बताने वाला वक्र बोले। ये जो वक्र है, ये जो डायग्राम है, जो लाइन है, ये वाई वस्तु की तुलना में, रखिए इधर वाई वस्तु है तो वाई वस्तु की तरफ आगे जा रही है, किसकी, देश बी की। क्यों जा रही है, क्योंकि देश बी वस्तु वाई के उत्पादन में कम हानि की स्थिति में विशेषता रखता है, और ये देश जो है इसकी तुलना में, तुलनात्मक रूप से हम कंपेरेटिव बात कर रहे हैं, और देश ए जो है वस्तु एक्स के उत्पादन में तुलनात्मक रूप से ज्यादा की स्थिति में, इसलिए इसका जो उत्पादन रेखा है जो आगे जा रही है, उसका उत्पादन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ये इसके उत्पादन से अब मान लेते हैं, अब इसमें लाभ कितना हो गया, ध्यान रखिए, अब हम मान लेते हैं कि दोनों देश मिलकर विनिमय अनुपात की जो रेखा है वो कर लेते हैं, ये रहा, अर्थात 1x बराबर 1y, यानी कि दोनों देश मिलकर ये कर लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं, दोनों देश 1x बराबर 1y, यानी कि देश ए कहता है देश y से कि मैं तेरे को एक x दूंगा, तू मुझे एक y दे दे। ठीक है, देश ए कहता है देश बी से कि मैं तेरे को 1x दूंगा, तो मुझे एक 1y दे दे। ठीक है, तो ये दोनों तय कर लेते हैं, और ये हमारी लाइन होगी, ध्यान रखिए। अब इस लाइन पर ध्यान रखिए, यदि वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो कितना कितना लाभ होगा, क्लियर देख लीजिए। अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहां पर जो देश ए है वो 1x बराबर 0.89y है। ठीक है, 0.89y है। अब मान लेते हैं 1x बराबर 1y तय हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि 1x बराबर 1y होगा। ठीक है, तो देश जो ए है, ध्यान रखिए, उसको पहले जब 1x के बदले यदि इतनी धारणा पर उत्पादन कर रहा था y का अंतरराष्ट्रीय व्यापार न करने से, तो 0.89 के बराबर उत्पादन हो रहा था। अब वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार से उस देश से कितना मंगा रहा है, एक y के बराबर मंगा रहा है, यानी कि देश ए को कितना लाभ हो गया, देश ए को ध्यान रखिए लाभ हो गया 0.11 y का, 0.11 y का। हम डायग्राम से देखें, यानी कि डायग्राम से देखें तो ये देश ए का रहा, तो पहले इसकी यहां उत्पादन था, अब यहां हो गया, देखिए, तो देश ए का जो लाभ देखें इस वाई वस्तु के संदर्भ में, तो होगा हमारा हो गया क्यू ई के बराबर। ठीक है, जो कितना बैठता है, 0.11 बैठता है। ठीक है, क्योंकि देश में उत्पादन कर रहा था उतनी लागत पर, तो 0.89 वाई हो रही थी। अब वो 1x लेके 1y ले रहा है,
तो उसको 0.11 y का फायदा हो रहा है। इसी प्रकार से देश बी पर आते हैं। देश बी की जो घरेलू विनिमय अनुपात की जो रेखा थी पहले ये थी, ये वाली रेखा रही एन ई के बराबर रेखा थी, ठीक है। अब क्या हो गई, उसकी रेखा कौन सी होगी, अब उसकी रेखा होगी एम और ई वाली रेखा हो गई। तो इसलिए अब देश जो बी है वो 1y देगा। देश बी, मैंने कहा कि शर्त ये कर लेते हैं 1x और 1y, तो देश बी 1y देगा, उससे 1x लेगा। अगर देश में उत्पादन हो रहा था ध्यान रखिए, तो 1y में जितनी लागत आ रही थी उसके बराबर है देश बी में ध्यान रखिए 0.83x उत्पादन हो रहा था। और अब उसको कितना मिल रहा है, अब उसको मिल रहा है 1y मिल रहा है, 1y उसको मिल रहा है। अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार से यानी देश कितना फायदा हो गया देश बी को, यानी कि देश बी को फायदा हो गया 0.17x का, 0.17x का फायदा होगा। डायग्राम में देखें तो ये दूरी जो हमारी है यानी 0.17x बराबर, इसमें देखें तो n और n के बराबर ये डिस्टेंस जो है डायग्राम में, ये y को, ये देश ये बी को गया, ये देश ए को गया y के बराबर। तो इसलिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार से दोनों देश लाभ की स्थिति में हो गए। यही यानी कि रिकार्डो को तुलनात्मक लागत सिद्धांत कहलाता है, जो हम तुलनात्मक रूप से उसका अध्ययन करते हैं। अब हम देखते हैं कि सिद्धांत की कमियां क्या है, इसकी आलोचना क्या है। तो आलोचना में मैंने कहा कि जो हमने इसके अध्ययन से मानी थी, जो हमने मान्यताएं मानी थी, हम उन मान्यताओं का अध्ययन करेंगे। मान्यताओं में जो कमियां रह गई मानी थी, जो वास्तविकता पर खरी नहीं उतरती है, उनके आधार पर हम देखते हैं। यानी कि पहला था, इसकी मान्यता क्या थी, श्रम एक उत्पादन का एकमात्र साधन है। तो यानी कि ये भी इसकी आलोचना है कि इसने श्रम को ही एकमात्र उत्पादन का साधन माना गया है, जो कि श्रम के अलावा और भी साधन है, पूंजी भी है, ठीक है, इसलिए श्रम की उत्पादन मात्र माना गया है, जिसकी उनकी आलोचना है पहली। दूसरा इसने क्या माना था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साधन की गतिशीलता का अभाव, ताकि हम देखते हैं लेकिन आज की तारीख में, ठीक है, कि साधन गतिशील है, जहां उस साधन को यानी कि ज्यादा इनकम होगी, ज्यादा पैसे मिलेंगे, वो साधन से हो जाएगा, चला जाएगा। इसलिए इसने साधन गतिशीलता का अभाव माना था, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साधन गतिशील है, ये इसकी आलोचना है। सरकारी इसने क्या बताया था, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव। ध्यान रखिए तमाम क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट है, हम पढ़ेंगे क्लासिकल थ्योरी, मैक्रो पढ़ेंगे आपने, समष्टि अर्थशास्त्र, पूर्ण रोजगार का सिद्धांत, उत्पादन, सारे सिद्धांत जिसके क्लासिकल जो भी थ्योरी ना देखिए, क्लासिकल सिद्धांत जो है वो सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। फिर इकोनॉमी की बात करते हैं, फ्री इकोनॉमी, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव। आप पढ़ लीजिए किस सिद्धांत में, यहां पर ध्यान रखिए, इसलिए बताया कि सरकारी हस्तक्षेप का अभाव इसने बताया था। तभी ध्यान रखिए भुगतान संतुलन को पक्षन करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप जरूरी है, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सरकारी हस्तक्षेप जरूरी है, आर्थिक उतार चढ़ाव यदि इकोनॉमी में आ जाते हैं, ध्यान रखिए व्यापार चक्र की स्थिति आ जाती है, उसको भी दूर करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप जरूरी है। वो अलग पॉलिसी है कि हम कौन कौन सा हस्तक्षेप अपनाएंगे, कौन सी पॉलिसी बनाएंगे, किस तरह से, लेकिन सरकारी हस्तक्षेप जरूरी है इकोनॉमी को बैलेंस बनाने के लिए। लेकिन ध्यान रखिए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये रिकार्डो इस चीज का विरोध करते हैं, सरकारी हस्तक्षेप, ठीक है। और मैंने बताया कि एडम स्मिथ की तरह ये भी उत्पत्ति समता नियम की बात करता है, जबकि उत्पत्ति हास नियम, ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि उत्पादन में उत्पत्ति हास नियम लागू होता है, देखिए। तो ये उस चीज का अवॉइड करते हैं उत्पत्ति हास नियम का, यानी कि हम उत्पत्ति हास नियम जो हमने माइक्रो में पढ़ा था, किस प्रकार से एक साधन की विभिन्न इकाइयों की मात्रा में वृद्धि करेंगे तो कुल उत्पादन में पहले तेज से बढ़ेगा, फिर धीमी गति से बढ़ेगा, फिर अधिकतम होकर घटना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि। तो इसमें जो उत्पत्ति हास नियम है, ये नियम लागू होता है, इसलिए अवॉइड किया था। परिवहन लागतों जिसने उपेक्षा की है, परिवहन लागतें आती है, ठीक है। नेक्स्ट है दो वस्तुओं और दो देशों के मॉडल पर आधारित है, जबकि व्यवहार में उचित नहीं है या सही नहीं है। दो से अधिक वस्तुएं होती है, दो से अधिक देश भी शामिल होते हैं, ठीक है। हाँ, और तुलनात्मक जिसकी है कंपेरेटिव, मैंने कहा तुलनात्मक लागत, हाँ तुलनात्मक लागत, जो इसकी तुलनात्मक लागत है, हमने जो बताया तुलनात्मक लागत का सिद्धांत जो है, तुलनात्मक लागत का जो कैलकुलेशन है, जो कठिन है, ठीक है। भुगतान संतुलन की उपेक्षा करता है, भुगतान संतुलन इंपोर्टेंट चीज है, रखिए भुगतान संतुलन, ठीक है। नेक्स्ट है केवल पूर्ति पक्ष पर जोर देता है, कहीं डिमांड की बात नहीं कर रहा। सपोज कीजिए एक देश बहुत बड़ा है, एक देश छोटा है, ये सीधे व्यापार की बात कर रहे हैं कि वो देश अगर लाभ की स्थिति में तुलनात्मक उसका व्यापार करना चाहिए, उसको निर्यात करना चाहिए, उत्पादन करना चाहिए। कितना उत्पादन करना चाहिए, डिमांड इंपोर्टेंट है, मांग, इसलिए मांग पक्ष पर कहीं पर जोर नहीं दिया, केवल पूर्ति पक्ष में दे दिया, टाइम की उपेक्षा कर रहा है, समय को इसमें दिया नहीं है। ये हमारा ये दो पार्ट मैंने बताया आपको
ये रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत है, जिसे मूल्य का श्रम सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा रिकार्डो का सिद्धांत है, यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट सिद्धांत जो हमारा पड़ेगा हेवल का लागत सिद्धांत, उसके बाद हम एक्सोरिन सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत के। ये टॉपिक इजी है, हम सरल से कठिन की ओर चल रहे हैं। ठीक है, तो हम अब यदि आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ना, देखिए तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।